कानपुर जो उत्तर प्रदेश में अपनी एक पहचान रखता है, और पहचान के मानकों पर जाएं तो एक व्यक्ति जिसने कानपुर परिक्षेत्र का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन किया, श्रीमान अंकज मिश्रा जी वकालत के पेशे से एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आए और वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ यूपी के वाइस चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं श्रीमान अंकज मिश्रा जी से। अंकज जी, आपका स्वागत है। आप वकीलों के एक बड़े संवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सी आशाएं हैं वकीलों को अपने भविष्य पर आपके द्वारा लगाई गई मोहर की। आपको लगता है कि आपके कार्यकाल एज ए वाइस चेयरमैन आप महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या अमेंडमेंट की बार काउंसिल के माध्यम से जरूरत है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में तो निश्चित रूप से एक बड़े संशोधन की ज़रूरत है। और मेरा अपना मानना है कि काउंसिल जो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न होती है एडवोकेट एक्ट 1961 से, उसमें भी एक बड़े संशोधन की ज़रूरत है, जिसमें परिषद ने माननीय विधि मंत्री को, केंद्रीय विधि मंत्री जी को भी पत्राचार किया है कि चूँकि नए नए लोग आ गए हैं, नई नई समस्याएं अधिवक्ताओं के साथ रोज हो रही हैं, तो एक्ट में भी अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जिले वाइज बार एसोसिएशन होंगी? हमारे यहाँ लगभग 625 बारें संबद्ध हैं, तहसील स्तर से लगाकर जिला स्तर तक की 625 बार। ये जो एसोसिएशन है, इनका वर्क या इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं बेसिकली बार काउंसिल ऑफ यूपी के माध्यम से ही, ज़्यादातर इसको एक वॉच टावर के रूप में हम कह सकते हैं। क्या आपकी ज़रूरत जिले स्तर पर बार एसोसिएशनों को कब पड़ती है? देखिए, राज्य विधिक परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है और जिला बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन की मातृ संस्था है। प्रायः यह देखा गया है कि जो तहसील स्तर, जिला बार स्तर की जो एसोसिएशन है, वो राज्य विधिक परिषद की आवश्यकता तब महसूस करती हैं जब उन्हें कोई व्यवहारिक रूप से शासकीय परेशानी होती है या शासन प्रशासन या राज्य सरकार से कोई समस्या होती है। और जब प्रदेश स्तर में उनको एक आवश्यकता महसूस होती है कि यहाँ पर अधिवक्ताओं को नहीं सुना जा रहा है और वो इस आशय का प्रत्यावेदन देती हैं, तो बार काउंसिल निश्चित उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होती है और प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री स्तर तक अधिवक्ताओं की समस्याओं को ले जाती है। अंकज जी, आपको लगता है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी में ऐसे कौन से बड़े संशोधन हैं जिनकी जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, सबसे बड़े संशोधन की तो आवश्यकता ये है कि हमारा यूपी बहुत बड़ा है और काउंसिल में 25 सदस्य हैं जो पूरे प्रदेश से चुन के आते हैं। मेरा अपना मानना है कि एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए और जिससे या तो सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। 25 सदस्य कम है और प्रायः देखा गया, जैसे देख लीजिए, इलाहाबाद से 7 सदस्य चुने गए, लखनऊ से 7 सदस्य चुने गए, कानपुर से 2, लखीमपुर से 1 हैं, खुर्जा से 1 हैं और मेरठ से 1 हैं, गोरखपुर से 1 हैं, बनारस से 3 हैं। इस तरीके से गिने चुने 5-7 जिलों से पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व आता है। मेरा अपना मानना है कि कम से कम ये प्रतिनिधित्व मंडल वाइज बंटना चाहिए। हर एक कमिश्नरी में एक प्रतिनिधित्व भी अगर हो, तो इस आशय से अगर एक संशोधन हो जाए तो काउंसिल में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी और जमीन स्तर तक राज्य विधिक परिषद का असर रहेगा और लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। ये बहुत बड़े एक संशोधन की आवश्यकता है। जो वकील है वो कोविड काल में भी सरवाइव कर रहा है। वकील के रूप में वो मानक नहीं तय हो पा रहे हैं कि वो लेबर में है, कि स्किल डेवलपमेंट में है, कि उसको किस कैटेगरी में हम रखें। जैसा कि अभी आपने हमारे चर्चा परिचर्चा के दौरान बताया कि करीब राज्य सरकारों से आप लोगों ने लगातार संपर्क किया। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आम वकील को लाभ मिल सकता है। ऐसे कौन से संशोधन हैं जिन पर आप ध्यान देना चाहेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है। और ट्रस्टी कमेटी में जो फंड है, ट्रस्टी कमेटी का फंड भी पूरी तरीके से राज्य सरकार ने रिलीज़ नहीं किया।
पिछले वर्ष कोविड महामारी आई, सभी वर्ग प्रभावित हुए। गवर्नमेंट ने सभी वर्गों को कुछ ना कुछ धनराशि आवंटित की या उनके लिए एक वर्गीकरण खाका तैयार किया। हमारे मांगने पर भी राज्य सरकार की तरफ से कुछ अच्छा नहीं आया। जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर अपने एक आदेश पारित किया कि नहीं, राज्य सरकार बाउंड है करने के लिए, तो उसके खिलाफ आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ ऑर्डर स्टे करा लाए। और फिर दुर्भाग्य देखिए कि इस वर्ष भी कोविड में कितने लोगों की मृत्यु हो गई। खाली इलाहाबाद में 110 लोगों की मृत्यु हो गई। कानपुर में भी 20 से 25 अधिवक्ता नहीं रहे। और एक जानकारी के अनुसार, क्योंकि मृतक अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल 5 लाख रुपए देती है, तो अभी धीरे धीरे प्रार्थना पत्र काउंसिल आने लगे हैं और सही मायने में 6 महीने में पता चल जाएगा कि कोविड में कितने अधिवक्ताओं की मृत्यु हो गई है। तो ये सारे आंकड़े हम लोग राज्य सरकार भेजते हैं और ये दुखद विषय है कि राज्य सरकार अगर अधिवक्ताओं की इस तरह से उपेक्षा करेगी, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने भी माना है कि न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग है अधिवक्ता, लेकिन इस सरकार से मायूसी लगी। तो इसमें भी एक बहुत गहरे संशोधन की आवश्यकता है। और मेरा अपना मानना है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की ज़रूरत है, जिसकी मांग बरसों से चल रही है और कई प्रत्यावेदन दिए गए। आपको संज्ञान में होगा कि कोविड के कारण एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का आंदोलन वकीलों का धीमा पड़ गया था, नहीं तो आज स्थितियां दूसरी होती और राज्य सरकार को लागू करना पड़ता। जिस तरीके के वकालत का क्षेत्र है उसके एक बड़ा सम्मान है, मान है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर वकालत के जो बच्चे तैयार हो रहे हैं और एक भीड़, एडवोकेट्स की एक भीड़ जो है वो अलग अलग कोर्ट्स में, कचहरियों में नज़र आ रही है। क्या आप समझते हैं कि जो शिक्षा का एक बड़ा मानक, जहाँ पर हम लोग शब्द बड़ा गंभीरता से लेते थे, बैरिस्टर शब्द, आज वकालत का जो काला कोट है कहीं वो धूमिल तो नहीं हो रहा? देखिए, वकालत का काला कोट नहीं धूमिल हो रहा है, धूमिल हो रहे हैं वो कॉलेज जो अच्छे वकील नहीं तैयार करके दे पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2005 तक लॉ कॉलेज के इंस्पेक्शन का जो भी स्तर था वो बार काउंसिल का भी उसमें अटैचमेंट था, बट वो कुछ रूल्स में संशोधन हुआ और ये जो उनके निरीक्षण की प्रक्रिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया चली गई। तो लॉ कॉलेजेस का निरीक्षण अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथ में चला गया। तो जो प्राइवेट कॉलेज, जो पूंजीपति हैं, उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से और उस संबंधित विभाग से व्यवस्था बनाकर, मानक बनाकर और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सही प्रपत्रों को दाखिल ना करके उनसे मंजूरी ले ली, जिसका नतीजा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिवक्ता वास्तव में सही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। उन विद्यार्थियों को जिन मानकों से शिक्षा मिलनी चाहिए वो प्राइवेट कॉलेज नहीं दे पा रहे हैं और पूरा कुछ एक अधिवक्ताओं की वजह से अच्छे न बन पाने के कारण अधिवक्ता समाज धूमिल हो रहा है। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। जब चुनाव आते हैं बार एसोसिएशन जिलों के, तो वहाँ पर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, विरोधाभास होता है। वकील बार काउंसिल ऑफ यूपी की छत्र छाया में काम करना चाहता है और काम करता है, लेकिन जिलों में जो लीडर हैं वो हमेशा जो है बार काउंसिल के दखलंदाजी से उसको पसंद नहीं करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो मैंने क्या कहा, कह तो आपने दिया। देखिए, आम अधिवक्ता वकालत करना चाहता है और सही मायने में असल अधिवक्ता वो है जिसके घर का चूल्हा वकालत की कमाई से जलता है। बार काउंसिल कभी भी किसी बार एसोसिएशन में स्वतः हस्तक्षेप करने नहीं जाती जब तक कि संबंधित एसोसिएशन में चुनावी विवाद ना हो या उस विवाद से संबंधित प्रत्यावेदन शिकायत राज्य विधिक परिषद इलाहाबाद न भेजी जाए। अगर कोई शिकायत आती है तो चूंकि हम सुपरवाइजरी संस्थान हैं संबंधित एसोसिएशंस का, हमारे यहाँ उनका संबद्धीकरण है, तो उस विषय में एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी उसको देखती है। कोई विवाद नहीं। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक संशोधन अमेंडमेंट हुआ है जिसमें एक वकील का जो वकालतनामा लगता है और अगर उस क्लाइंट के केसेस को दूसरा वकील हैंडओवर होती है, तो क्या पहले वकील से जो प्रोसेस है, क्या एनओसी मैंडेटरी हो गई है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली में ये मैंडेटरी थी ही,
लेकिन अगर एडवोकेट एक्ट का ठीक से अवलोकन किया जाए, उसके रूल्स का अवलोकन किया जाए, तो ये आवश्यक है कि अगर कोई एडवोकेट किसी की वकालत कर रहा है और मुवक्किल दूसरा वकील करना चाहता है, तो उसे अपने पहले वकील से एनओसी लानी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ यूपी क्या महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे कानून मंत्री हैं या जो घोषणाएं होती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ये प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के विधि मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, इन्होंने 1 वर्ष पूर्व कई जगहों पर घोषणाएं की कि इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए यहाँ सरकार की तरफ से इनको दिए जाएंगे। चैम्बर बनने में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, वकील चैम्बर विवादों में भी फंस जाते हैं अक्सर। तो आप एज ए वाइस चेयरमैन, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ध्यान नहीं जा रहा या वकील अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रहे हैं? देखिए, इस विषय में सच बात तो ये है कि जिला बारें बड़ी बार माननीय कानून मंत्री जी को अपने कार्यक्रमों में बुलाती हैं, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाती हैं या अन्य कल्चरल प्रोग्राम्स में बुलाती हैं, तो स्वभावतः मंत्री जी कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं और वकीलों की अपेक्षा होती है। मैंने स्वतः ये पाया है कि कानून मंत्री जी ने कई जगह गए, घोषणाएं की कि अमुक जनपद में, अमुक तहसील में इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए चैम्बर्स के लिए आवंटित करेगी सरकार, देगी और यहाँ ये बनेगा। लेकिन उदाहरण के लिए उन्नाव तो मैं ही जानता हूँ कि जहाँ घोषणा करने के बाद भी एक पत्थर नहीं रखा गया, वो कार्यकाल भी ख़त्म हो गया, दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। इस तरीके से बाद में जनपदों से बहुत शिकायतें आती हैं। बनती हैं कई जगह, जब ज़मीनें खाली होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने देखा, लोगों ने कहा भी कि वहाँ किसी एडवोकेट का बोर्ड लगा दिखता है ज़्यादातर जगहों पर। एक और भी बहुत सा कठिन मानक ये निर्धारित है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी ये कहता है कि आप वकालत के साथ साथ दूसरा पेशा नहीं कर सकते। तो इस पर एज ए वाइस चेयरमैन अंकज मिश्रा क्या कहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैंने पहले भी अपने कई अखबारों में इस आशय के इंटरव्यू दिए हैं कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो किसी भी अधिवक्ता से इस आशय से पीड़ित है कि किसी वकील ने उसका घर कब्जा कर लिया, मकान कब्जा कर लिया, कोई विवाद पैदा कर दिया, जैसे आप एक आम व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध कचहरियों में मुकदमे दाखिल करते हैं, वैसे ही यहाँ एक व्यवस्था है। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 ये कहती है, ऐसा कोई वकील जिसने कदाचरण किया है, अधिवक्ता व्यवसाय से इतर कोई कार्य किया है, तो अधिवक्ता बने रहने की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको हम लोग डिबार करते हैं, उनका लाइसेंस समाप्त करते हैं। कि वकालत एक बहुत ही सम्मानित पेशा है, पूरी दुनिया में इससे डायनेमिक पेशा नहीं है, और अगर इसको आत्मबोध तरीके से, आत्मनिर्मित तरीके से, सच्चे हृदय से किया जाए तो निश्चित रूप से वे सभी मानकों को प्राप्त करेंगे जो दुनिया में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और मैं यह भी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आजकल के युवा बहुत धैर्य नहीं रखते, पढ़ने पे विश्वास नहीं करते। मेरा यह मानना है कि अपने जीवन के 7 बरस आप कचहरी को दीजिए, उसके बाद कचहरी आपको जीवन भर सब कुछ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकज जी। मैं डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, कानपुर मंडल ब्यूरो चीफ।